नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, बीएचयू, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के वीक 7 चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर रीजनलिज्म पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारा इससे पहले का लेक्चर था रीजनलिज्म पार्ट 1 क्षेत्रवाद के प्रथम भाग में हम इसके जो सैद्धांतिक आयाम थे उसको समझने का प्रयास किए थे। किस प्रकार से क्षेत्रवाद जो है वो निजातीय पहचान को प्रभावित करती है और किस प्रकार आधुनिकीकरण का प्रभाव निजातीय पहचान पर पड़ा और धीरे धीरे उसने भारत में जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको हम समझे थे। अब हम आगे जो इसके और बाकी आयाम है क्षेत्रवाद के भारत में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस व्याख्यान को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम हम भारत में होने वाले विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलनों के जो अलग अलग प्रकार हैं उसको समझेंगे। इसके बाद भारत में क्षेत्रवाद क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या मूल कारण है और उसका क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम ये सोचेंगे कि क्या क्षेत्रवाद भारत की अखंडता एकीकरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अंततः हम जो संवैधानिक प्रावधान अपनाए गए हैं, विशेषकर जो विभाजक तत्व हैं उनको रोकने के लिए, विभाजनकारी व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में किस प्रकार के और कैसे कैसे जो है क्षेत्रीय आंदोलन उभरे और इसके अलग अलग कौन कौन से प्रकार हैं। जो क्षेत्रीय आंदोलन है, सबसे पहला आपका उसका रूप आता है सेसेशनलिज्म, अर्थात आपका पूरी तरह से भारत राष्ट्र से पृथक हो जाने वाले आंदोलन। ये एक प्रकार का क्षेत्रवाद है जिसमें कि एक उग्र रूप से, सैन्य रूप से जो आपके मूलवादी फंडामेंटलिस्ट समूह जो है ये प्रयास करते हैं कि वो पूरे भारत से वो विशेष क्षेत्र अलग हो जाए, चाहे उसका आधार एथनिसिटी हो सकता है, निजातीय पहचान हो, या फिर कोई और कारक इसके पीछे हो सकता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं किस प्रकार नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ने इसके लिए उग्र आंदोलन किया। आपके इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में इसके लिए सक्रिय रहे हैं। उल्फा का इसी प्रकार का स्वरूप आसाम में पाया गया। दूसरा है आपका सेपरेटिज्म यानी पृथकता। ये मांग करता है कि अलग राज्य व्यवस्था की, वो भारत में एक नए राज्य के रूप में अपने आप को एक विशेष क्षेत्र संगठित करना चाहता है, और कहीं ना कहीं इस उप क्षेत्रीयतावाद को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ने कहीं ना कहीं वैध भी ठहराया है, और इस प्रकार की मांगे लगातार स्वीकार भी की गई है सरकार के द्वारा, जिसकी चर्चा हम लोग आपके चौथे व्याख्यान में रीजनलिज्म पार्ट 1 में हम समझ चुके हैं। किस प्रकार आंध्र प्रदेश बना, फिर किस प्रकार बाइफरकेट हुआ बॉम्बे, फिर ट्राइफरकेट हुआ आपका पंजाब, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अभी के समय हम देखें तो बोडोलैंड जो है बोडो भाषी लोगों के लिए बनने की मांग चल रही है। इसी प्रकार से आपका गोरखालैंड के लिए आपके गोरखा नेपाली व्यक्ति जो है वेस्ट बंगाल में आंदोलन चला रहे हैं। बुंदेलखंड के लिए संघर्ष चल रहा है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, जिससे कि इस विशेष क्षेत्र का जो है और अच्छे से विकास हो सके। तीसरा जो प्रकार है वो है आपका पूर्ण राज्य संबंधी मांग। तो इसमें जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो इस प्रकार की मांगों को रखते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली जो आपकी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र थी, उसने इस प्रकार का मांग रखा। तो इस प्रकार की डिमांड को पहले से ही हम लोग ने स्वीकार कर लिया है। जैसे 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया कहलाता था, और सिक्किम, इन सबको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आपका जो चौथा प्रकार है क्षेत्रीय आंदोलन का वो है स्वायत्तता की मांग। 1960 से अगर हम देखें तो जो क्षेत्रीय दल धीरे धीरे उभरे, तो इन लोगों ने आपकी
जो राज्य की स्वायत्तता की मांग को बहुत अधिक महत्व दिया। और क्योंकि उनका मानना था कि भाई केंद्र सरकार जो है हमारी मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में डीएमके ने, पंजाब में अकाली दल ने, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी ने, असम में असम गण परिषद, और आपके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक, इन लोगों ने लगातार जो है ये मांग मुख्य रूप से रखा कि राज्यों की शक्ति में भागीदारी बढ़नी चाहिए। इसके लिए कई बार केंद्र राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए कई आयोग गठित किए गए, सरकार या कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से भी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया गया। तो ये एक अधिक स्वायत्तता की मांग जो है, कई बार राज्य जो है लगातार गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, कि उनको और अधिक ये शक्ति प्रदान की जाए। फिर पांचवा जो आपका क्षेत्रीय आंदोलन का प्रकार है वो है आपका, कोई अगर क्षेत्रीय रूप से स्वायत्त एक जगह है, उस एक विशेष राज्य के अंतर्गत उनकी भी अपनी कुछ विशिष्ट मांग होती है। और ये कुछ विशेष राज्यों में ये समस्या पाई गई। जैसे कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर कुछ राज्यों में, लोग जो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो अपनी क्षेत्रीय पहचान है उसको और मुखरता मिले। और इस प्रकार की जो मांग उभरी, ये वास्तव में क्षेत्र के अंतर्गत जो असमानताएं थी, यानी एक ही राज्य के भीतर कोई क्षेत्र जो है बहुत प्रॉस्पेरस था, दूसरे क्षेत्र में जो है बहुत अधिक गरीबी थी, तो फिर उससे जो है वैमनस्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने उस विशेष क्षेत्र को और अधिक स्ट्रांग रूप से उभारने का, उसको मजबूत करने के लिए आंदोलन किया। तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण जो है हम देखते हैं कि जो योजनाओं की कमी रह गई थी उससे भी ये समस्याएं हुई। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक लंबे समय तक ये समस्या बनी रही, आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। इसी प्रकार लद्दाख की जो है वह अपने लिए एक क्षेत्रीय अपनी एक स्थिति की मांग करते आ रहे हैं कि उनका जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही जो है उनके विशेष क्षेत्र के लिए हमें एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भाषागत आधार पर किस प्रकार से आपके अलग अलग क्षेत्रों को मान्यता दी गई, राज्य के रूप में संगठित हुए। इसकी चर्चा हम इसके पहले व्याख्यान में भी थोड़ा कर चुके हैं। और किस प्रकार 1961 में गोवा भारत संघ का भाग बना, फिर 1962 में आपकी पौंडीचेरी भी भारत संघ से जुड़ी, 1963 में नागालैंड को ये दर्जा प्रदान किया गया। और ये सारी चीजों को आप इस फ्लोचार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो ये क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है ये लगातार बढ़ क्यों रही है। कुछ कारणों की चर्चा तो हमने अपने इसके पहले के व्याख्यान में किया था, लेकिन कुछ और भी कारक है जो कि इस प्रवृत्ति को लगातार बढ़ाई जा रही है। भले सरकार कई प्रयास और मैकेनिज्म्स को डेवलप की है जिससे कि इसकी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो पहला है, यह है ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से एक पृथक होना। कोई एक क्षेत्र अगर एकदम कटा हुआ है, जैसे आप आपके नॉर्थ ईस्ट के एरिया को देख लीजिए, ऐसे ही वो चिकन स्नेक से जो है एकदम लगता है कि भारत से कटा हुआ है, उस क्षेत्र में उस तरह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में क्षेत्रतावाद की प्रवृत्ति उभरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर एक क्षेत्र का लगातार उसकी अवहेलना की गई है, उसको विकास के लाभों से जोड़ा नहीं गया है, तो वहां के लोगों के मन में भी जो है एक आक्रोश उत्पन्न होगा और वो क्षेत्रतावाद के रूप में मुखर कर आ सकता है। इसी प्रकार इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स जो है ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, जिसको कि हम नेटिविज्म और भूमिपुत्र की अवधारणा के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि ये बाहरी है, हम इस क्षेत्र के विशेष के हैं। तो इससे के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तब ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर आपका इंटरनल कॉलोनियलिज्म यानी आंतरिक उपनिवेशवाद। इसमें क्या होता है कि भले एक क्षेत्र में आपकी प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी वो क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा रह जाता है। और इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपके टॉप के जो लीडर्स हैं वो प्रॉपरली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। उनका टॉप डाउन अप्रोच जो था वो प्रॉपरली उसकी ना प्लानिंग की गई, ना उसको एग्जीक्यूट किया गया। और एक क्षेत्र जो है अपने आप को जीवंत रखता है, बनाए रखता है, पर
उसका जो उसकी कीमत जो है कोई दूसरा क्षेत्र चुकाता है। यानी एक क्षेत्र कमजोर हो जाता है एक ही राज्य के भीतर और दूसरा क्षेत्र जो है लगातार प्रगति के साथ जुड़ता रहता है। इसका एक उदाहरण आप छोटा नागपुर का क्षेत्र देख सकते हैं, जो कि इसी प्रकार के आपके जो है अंडर डेवलपमेंट का शिकार है। फिर जो एक और कारण है वो है आपका कभी जो एक विचारधारा आप पर किसी विशेष क्षेत्र पर थोपी जाती है, तो इससे क्या होता है उसके विरुद्ध भी एक तीव्र प्रतिक्रिया जो है एक क्षेत्र विशेष के लोग देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस विशेष विचारधारा या भाषा या संस्कृति से जो है वो अब जो है उन लोगों की जो खुद की पहचान है वो उससे छीन ली जाएगी। तो इससे भी उनके भीतर जो है एक हेट्रेड की फीलिंग जनरेट होती है। फिर भाषागत जो भावनाएं हैं वो भी एक बहुत बड़ा आधार बने रहते हैं आपके क्षेत्रतावाद के। और वो भाषागत तो पहचान जो है वो तो एक तरह से मूल जड़ है क्षेत्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाने का। और साथ ही आपका जो निजातीय पहचान है उसको भी जब बहुत स्ट्रांगली उभारा जाता है तब वो भी एक समस्या का कारण बनती है। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से हूं। वहां हम लोगों को एक तरह से जो सोशलाइजेशन किया जाता था तो ये कहा जाता था कि हम लोग जो है इस देश के हैं और बाकी लोग हिंदुस्तानी है। तो एक एजम्पशन मेरे मन में बचपन में ये था कि हिंदुस्तानी कोई और एक ग्रुप है और हम लोग जो है बांग्ला भाषी है। तो ऐसे क्या है, इस प्रकार से जब एक बचपन से सोशलाइजेशन किया जाएगा तो ये तो बाद में जाके वो व्यक्ति बड़े होते हैं, हम लोग बड़े हुए तो समझे भाई हिंदुस्तानी तो हम सब लोग थे, लेकिन हाँ उस समय एक प्रकार से अलग दृष्टिकोण एक क्षेत्रीय पहचान को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार की समस्या लगभग हर क्षेत्र में है। तो इन संकुचित दृष्टिकोणों से जो है लोगों को निकालने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि जो क्षेत्रीयतावाद है उसका क्या प्रभाव पड़ा। एक तो इससे जो है जो क्षेत्रीय दल है इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, क्षेत्रीय मुद्दों पर लोग अधिक ध्यान देने लगे। तो ये दोनों तो पॉजिटिव भी है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पर की अवहेलना हो रही थी, अब वो जो है अपनी चीजों को लेकर और मुखर हुए। फिर क्षेत्रीयतावाद की ये प्रवृत्ति कभी ना कभी ये आपके अंतरराज्य वैमनस्य को भी जन्म देता है। एक क्षेत्र में टेंशन चल रहा है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है दूसरे राज्य पर पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके बगल के पड़ोसी राष्ट्रों पर राज्यों पर पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा, फिर इस प्रकार का तनाव का माहौल जो है और बढ़ता रहेगा। फिर जो क्षेत्रीय आंदोलन है कभी कभी ये बहुत ही हिंसक आपके प्रतिरोध के रूप में तब्दील हो जाता है। पूरी व्यवस्था को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कानून व्यवस्था को पूरा बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, और इसका जो एक नकारात्मक प्रभाव है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, साथ ही पूरे राष्ट्र पर भी पड़ता है। इसी के साथ क्षेत्रवाद कभी कभी जो है वो राष्ट्रीय हित को कहीं ना कहीं द्वितीयक रखता है, और इससे राष्ट्रीय हित को जब द्वितीयक रखेगा एक क्षेत्र, तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर कोई हो सकता है महत्वपूर्ण एग्रीमेंट चल रहा हो, किसी संधि पर बात चल रही हो, उसको जो है स्मूथली का आप कंडक्ट कराने में फिर दिक्कत होने लगती है। जैसे हमारे किसी दूसरे देश के साथ संबंध ठीक है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के तनाव के कारण अगर हमारा उस देश के साथ संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़े तो ये इसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है। उदाहरण के लिए जब क्षेत्रीय और जो आपके पार्टीज थे, विशेषकर तमिलनाडु के, उन्होंने केंद्र सरकार का श्रीलंका के साथ जो संबंध है उसके मामले में केंद्र सरकार का जो भी स्टैंड रहा है उसका उन्होंने विरोध किया, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव भारत और श्रीलंका के संबंधों पर पड़ा। इसी प्रकार जो आपके पश्चिम बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व ने जब केंद्र सरकार पर दबाव डाला कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है या तीस्ता नदी जल जो साझा करने संबंधी संधि है बांग्लादेश के साथ, उनसे वो खुश नहीं है, या वो सरकार का जो स्टैंड है इस मामले में उसके साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याओं से क्या होता है कि हमारा बांग्लादेश के साथ जो है संबंध और तनावपूर्ण होता है। फिर इसी प्रकार क्षेत्रवाद जो है कभी कभी आपके बहुत उग्र सैन्यवाद, बहुत अधिक उग्रवाद, इन सब का भी कारण बनता है, और इससे जो है आंतरिक सुरक्षा को जो है बहुत बड़ी चुनौती मिलती है। जैसे कि कश्मीर में हम इस उग्रपंथी सिस्टम को देख सकते हैं जो कि क्षेत्रवाद को मुख्य रूप से बढ़ावा देता है।
ये आपके भारत के कुछ क्षेत्रीय दल है, इसको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे इतने सारे क्षेत्रीय दल आपके उभर कर सामने आए। उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष की मांग को उभर कर रखा और कहीं ना कहीं ये सारे क्षेत्रीय दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके पूरे आपकी रीजनलिज्म के सारे पैरामीटर्स को सेट करने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय दल ही है जो क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने का प्रयास करते हैं। अन्यथा सामान्य व्यक्ति के लिए तो रोटी कपड़ा मकान ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद की। क्षेत्रवाद जब तक एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ी संकल्पना है तब तक तो वो राष्ट्रवाद के एक पार्ट के रूप में है, लेकिन जब उस क्षेत्र को ही हम सर्वे सर्वा मानने लगे और राष्ट्र को द्वितीयक करें तब वो समस्या का कारण बनता है। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है कि आप एक विशेष राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, आप कुछ अपनी भावनाओं को साझा करते हैं, वहां के नागरिक जो है भाषा, जाति, नस्ल, संस्कृति, पंथ, क्षेत्र, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में ना रखते हुए अपना एक वी फीलिंग डेवलप करते हैं। और इस प्रकार से राष्ट्र के साथ जो उनका जुड़ाव है, इसका जो प्राथमिक आधार क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो पहचान है उस राष्ट्र से जुड़ी है, और सभी राष्ट्र जो है इसी प्रकार की पहचान की अपेक्षा अपने नागरिकों से करते हैं, और नागरिक भी धीरे धीरे अपने आप को उस राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ महसूस करके गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने सम्मान को राष्ट्र का सम्मान समझते हैं। लेकिन जब कुछ व्यक्ति अपनी पहचान को एक विशेष रूप से एक क्षेत्र के साथ जोड़ दे और राष्ट्र के साथ ना जोड़े, और तब क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना कमजोर पड़ जाएगी और क्षेत्रवाद की भावना बलवती हो जाएगी। और कोई भी राष्ट्र जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके सभी नागरिकों के बीच में जो है एक सामंजस्य बना रहे, एक हार्मनी बनी रहे, और इसके लिए वो संविधान के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है, गीत है, और क्षेत्र से जुड़ी जो अच्छी बातें हैं उनको बहुत ग्लोरीफाई करता है, अपनी कॉमन सभ्यता, संस्कृति, प्रथा, परंपराओं को एकजुट करके लोगों को जोड़ने के संदेश को देने का प्रयास करता है। और एक अगर वही चीजें एक ओनली केवल एक ही पर्टिकुलर रीजन और एक ही कल्चर तक सीमित हो जाए तो ये फिर एक प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि क्षेत्रवाद एकदम इसका उल्टा करता है। वो केवल एक विशेष क्षेत्र, एक विशेष संस्कृति का जो इतिहास रहा है, धरोहर रही है, परंपरा रही है, बस उसका गुणगान करती है और अपने आप को राष्ट्र से अलग अपनी पहचान को बनाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार की जब समस्याएं क्षेत्रवाद उभारती है तो इससे कई प्रकार के समुदाय, मल्टीपल कम्युनिटीज जो है एक राष्ट्र के भीतर पनपने लगते हैं, और इससे क्या होता है, वो सब लोग मिलकर जो है राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को जो है वो कमजोर करने लगती है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद की बात करें तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र की संप्रभुता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम देखें एंटी माइग्रेंट्स का या एंटी बिहारी जो स्टैंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ले रही है, और वो किस प्रकार से रोजगार में और महाराष्ट्र में निवास के मामले में जो गैर महाराष्ट्र के लोग हैं उनको जो है महाराष्ट्र में स्थान नहीं देना चाहती है, वो अपनी पॉलिसी को मुखर रूप से रख रही है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रीजनलिज्म यानी नकारात्मक क्षेत्रीयतावाद का ही उदाहरण है। और क्षेत्रीयतावाद अगर एक विशेष बिंदु के बियॉन्ड चला जाता है, उसके परे चला जाता है, तब वो एकदम सेशनलिज्म यानी पृथकतावादी आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। तब एक अलग राष्ट्र की मांग होती है, जैसे कि खालिस्तान की मांग उठी, द्रविड़स्तान की मांग उठी। तो इसी प्रकार का क्षेत्रवाद हम पंजाब में देख सकते हैं, जिससे खालिस्तानी मांग जो है वो एकदम आतंकवादी व्यवस्था में परिणत हो गई भिंडरवाला के नेतृत्व में, और फिर उसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का कदम जो है सरकार को मजबूरी में उठाना पड़ा। फिर एक तीसरी जो समस्या है कि हाँ ये एक चुनौती है, कैसे, क्योंकि क्षेत्रवाद जो है वो वोट बैंक की राजनीति को भी कहीं ना कहीं प्रश्रय देती है। इससे क्या होता है, आपकी पूरी राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। फिर क्षेत्रवाद जो है कहीं ना कहीं भारत की जो विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, ये जो संस्कृति है इसको भी कमजोर करती है।
और अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें, सकारात्मक क्षेत्रवाद कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा से जोड़ता है, तो ये आवश्यक भी है। कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए हैं वो कुछ विशेष क्षेत्रों में तो वहां की कला, वहां की संस्कृति जो एक लंबे समय तक उनकी अवहेलना की जा रही थी, उनको मुख्य रूप से रखने में, उनको और उन्नति तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन आंदोलनों ने निभाई कि उन्होंने लोकल कल्चर, आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, वहां की शिल्प कला पर महत्व दिया। तो इससे क्या हुआ, उस क्षेत्र विशेष की कला संस्कृति और उभर के आई, उनको राष्ट्रीय मंच मिला, उनको राष्ट्रीय बाजार प्राप्त हुआ और उससे वहां के क्षेत्र के लोगों का भी कल्याण हुआ। अब हम समझते हैं कि जो हमारे यहाँ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है, विभाजक कारी तत्व है, उनको रोकने के लिए संवैधानिक कौन कौन से सेफगार्ड्स अपनाए गए हैं। जैसे भारत के संविधान का 5th और 6th शेड्यूल जो है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार जो है उनका ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो निजातीय एथनिक रूप से सेपरेटिज्म या अगर हो रहा है, या कोई एक जनजाति जो है अपने आप को एकदम एलिनिएटेड अलग फील कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में, तो ऐसे क्षेत्र में उनके लिए जो है एक विशेष प्रावधान अपनाए और उनके लिए एक अलग से योजनाएं बनाए। तो सरकार भी इस क्षेत्र में जो है काफी मुख्य रूप से काम की है और उसने कई स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया, जिला परिषदों का निर्माण किया, ताकि जो निजातीय, जो इथनिक आइडेंटिटी से जुड़े लोगों की मांग है उनको जो कुछ हद तक जो है उसका समाधान किया जा सके। राज्य की जो भाषा की नीति है वो भी कहीं ना कहीं कोशिश यही करती है कि जितने भी अलग अलग बोली, भाषा समूह उस राज्य विशेष में है, उन सबको आप अपने में समाहित करके अपनी पहचान को विकसित करें। और इस प्रकार की कोशिशें कई बार की गई है। जैसे आपके 8वीं अनुसूची में जितनी बड़ी आपकी प्रमुख भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया है, साथ ही जो आपके सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनको आपके ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रदान किया गया है। और कुछ राज्यों में अगर हम देखें तो भाषा के संबंधी जो अलग अलग शिक्षा के माध्यम से उसको और लोगों को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही आपके अलग अलग भाषा में एजुकेशन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन के भी लिए जो है एम्फेसिस गवर्नमेंट ने दिया है कि सरकारी कार्यकलाप जो है ऑफिस के वो उन भाषाओं में हो, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पर बल दिया गया। साथ ही कुछ पॉलिसीज ऐसे भी रहे हैं जिससे विविधता वाले जो ये क्षेत्र हैं, उनके जो अलग अलग समुदाय हैं, इन्होंने अपने आप को भारतीय राष्ट्रवाद के साथ कैसे मोल्ड हो, अपने आप को जोड़े, इसके लिए भी जो पॉलिसीज के थ्रू जो है सरकार ने बार बार कोशिश किया है कि लोगों में वो हम की भावना विकसित की जाए। अब अगर हम इसका आलोचनात्मक रूप से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देश में लगातार जो है स्वायत्तता की मांग आती रही है, चाहे वो राज्य की मांग हो या फिर एकदम पृथकतावादी मांग। तो क्षेत्रवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और ये आपके एक विशेषकर जो एक दल के निर्माण में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। और जब तक कोई वैकल्पिक कोई और पंथीय आधार या कोई लॉयल्टी डेवलप नहीं हो जाता है, कुछ और विशेष प्रकार का इस प्रकार का कोई वाद इज्म डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक तो हम मानकर चलेंगे कि क्षेत्रीयतावाद अपनी भूमिका निभाएगी और ऐसा नहीं है क्षेत्रगत पहचान को लेकर जो है लोग मुखर होंगे। और अभी के समय जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने क्षेत्रीय असमानता को और बढ़ाया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990s के बाद हुआ, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के बाद तो ये समस्याएं और मुख्य रूप से हुई। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब उनको एमएनसीज को लग रहा है भाई हाँ इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग हमारे साथ जल्दी से पैक्ट कर रहे हैं, चलो हम यहीं पर अपनी फार्म, अपनी कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो कुछ विशेष और क्षेत्र हैं उनका कहीं ना कहीं हानि होता है इस पूरी प्रक्रिया में। फिर जो निवेश है वो भी आप देखेंगे तो ज्यादातर दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक हो रहे हैं। उन्हीं क्षेत्रों में आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों इन क्षेत्रों में अधिक हुआ है। तो
अब जरूरत इस बात की है कि सरकार जो स्टेट है वो पर्याप्त रूप से इस प्रकार के कदम उठाए जिससे कि जो ये निवेश हो रहा है वो बैलेंस तरीके से हो, संतुलित तरीके से हो। अब हम बात करते हैं कि आगे की दिशा क्या है। सबसे पहले तो हमें जो ये हमारी विभिन्नता में एकता है इसको संरक्षित रखना होगा, क्योंकि भारत राष्ट्र की जो पहचान है ये बहुल चरित्र है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा परम दायित्व है। साथ ही जो ये बहुल मांगे हैं, अलग अलग पॉपुलेशन की जो आवश्यकताएं हैं, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है और उसको एकोमोडेट करने की, अपने सिस्टम के साथ उनको कनेक्ट करने की जरूरत है। इसमें जो नीति आयोग का गठन किया गया ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है और इससे हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहयोगात्मक संघवाद है, उसको और मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसमें आपकी राज्य की सरकार जो है वो भी आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे हैं। तो जो पहले टॉप डाउन अप्रोच था, ट्रिकल डाउन अप्रोच था, उसकी जगह अब जो है बॉटम अप यानी नीचे से जो है सुझाव और प्रस्ताव जो है ऊपर की तरफ जाएंगे और प्रॉपर से जो है हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जो कमियां रही है, इंप्लीमेंटेशन लेवल में जो प्रॉब्लम्स रही है वो सॉर्ट आउट होने में मदद मिलेगी। और साथ ही कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं जिससे केंद्र सरकार द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनको और लागू किया जाए। जिन क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनको विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ इंसेंटिव्स जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी देने चाहिए ताकि वो विकास के प्रोग्राम्स चलाए, विशेषकर जो पिछड़े राज्य हैं जहां पर सरकार उस तरह से काम नहीं कर पा रही है और सरकार चाहती है कि वहां पे भी समावेशित विकास हो, तो वहां पे वो आपके पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे अधिक क्या जरूरी है कि जो ये इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, हमारा जो आपके सारे प्रोजेक्ट्स को लागू करने वाली मशीनरी है वो प्रतिबद्धता के साथ काम करे। साथ ही हमारे जो सोशल एक्सपेंडिचर है उसको भी इंक्रीज करने की बहुत अधिक आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटेशन, स्वच्छता, ये सब आपके मानव संसाधन के विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन पर इन्वेस्टमेंट अधिक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये दुखद है कि हम इन सेक्टर्स में उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर साथ ही हमारी एक नेशनल एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम हर जगह लागू होना चाहिए, तब जाके जो क्षेत्र के आधार पर जो एक अलग अलग फीलिंग्स डेवलप होती है वो नहीं होगी। क्योंकि देखिए अलग अलग बोर्ड्स हैं, उन बोर्ड्स स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़कर आते हैं, उनमें एक डिस्पैरिटी है। वो कॉम्पिटिशन्स में एक पिछड़े के साथ तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई आगे बढ़ेगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो क्यों ना सब जगह एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। और इससे क्या होगा, आपकी जो सब नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है उपराष्ट्रवाद की, उसका भी एक दीर्घकालीन समाधान प्राप्त हो सकेगा। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद 1961 में स्थापित हो चुकी है, लेकिन वो प्रभावी रूप से काम करे इसको भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार की स्कीम्स जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको कि भारत सरकार ने लागू किया है, वो कहीं ना कहीं विविधता में एकता को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इसके साथ लोगों की भावनाओं को जोड़ा जाए और सभी नागरिक जो है अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़कर देखे। हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये जन्मभूमि, इस राष्ट्र के साथ वो देशभक्ति की भावना के साथ अपने आप को जोड़कर जब लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से जो क्षेत्रवाद की संकीर्ण मानसिकता है वो उन पर प्रभावी नहीं होगी। और राष्ट्रीय एकता जो है वो तभी तक उसको नुकसान पहुंच सकता है जब लोगों की जो है अब एक क्षेत्र के साथ बहुत अधिक जो उसको अपने आप को जोड़ेंगे। लेकिन जेन्युइन तरीके से अगर अपने क्षेत्र के साथ अपनी पहचान को लेकर लोग गर्व महसूस करेंगे, अपने क्षेत्र की पहचान को, संस्कृति को, भाषा को सुरक्षित रखना चाहेंगे, तो कहीं से भी हमारी राष्ट्रीय एकता को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है कि भारत में जो क्षेत्रीयतावाद और बढ़ता रहा उसके क्या कारण है और क्या आप क्षेत्रीयतावाद को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती मानते हैं। यह आपकी अध्ययन सामग्री है जिसके आधार पर यह पीपीटी तैयार हुआ है। इससे आप कई सारे कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।